हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त हम लोग प्रतिदिन क्विज करते हैं और क्विज के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछते हैं। नहीं तो कल का मेरा क्वेश्चन क्या था परसों दिन के क्विज में बाबू? नहीं याद है, कोई बात नहीं। बताइए दोस्त, अगले दिन के लिए मेरा सवाल अंतिम में पूछेंगे, यानी इस क्विज को लगातार देखिए। आपसे हम क्विज के अंत में पूछेंगे एक क्वेश्चन, अगर उसका आंसर आएगा तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। आइए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर कहेगा तो ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। सैंडविच द्वीप के नाम से किसे जानते हैं? सैंडविच द्वीप के नाम से किसे जानते हैं? ठीक है दोस्त, तो सैंडविच द्वीप के नाम से किसे जानते हैं बाबू? हवाई द्वीप समूह को, यानी हवाई द्वीप को किस नाम से जानते हैं? सैंडविच द्वीप के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड हो गया। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहेगा तो अरब प्रायद्वीप। कौन सा हो गया? अरब प्रायद्वीप। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है बाबू? सुपीरियर झील। सुपीरियर झील कहाँ है बाबू? तो अमेरिका में। कहाँ पर है? अमेरिका में। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? कैस्पियन सागर। विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर का क्षेत्रफल पूछ देगा तो 1,84,000 किलोमीटर स्क्वायर। 1,84,000 किलोमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब पूछ देगा कि कैस्पियन सागर से कितना किलोमीटर, कौन कौन से देश सीमा साझा करता है? तो कराती। इसका ट्रिक क्या होता है? कराती, यानी KRATI। के से हो गया किर्गिस्तान, आर से हो गया रूस, ए से अजरबैजान, टी से तुर्कमेनिस्तान, आई से हो गया ईरान। ठीक, यानी ये 5 देश किससे? कैस्पियन सागर से सीमा साझा करता है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर पूछेगा तो क्रूगर नेशनल पार्क, यानी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। यानी विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है बाबू? क्रूगर नेशनल पार्क। अब वह कहाँ है क्रूगर नेशनल पार्क? तो साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका में। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहेगा तो वोल्गा झील, यानी विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील वोल्गा झील। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है बाबू? भारत में, बंगाल की खाड़ी में है। और सुंदरबन डेल्टा किस लिए प्रसिद्ध है? तो रॉयल बंगाल टाइगर वहाँ पर पाया जाता है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वहीं पश्चिम बंगाल में ही है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरबन डेल्टा पर ही। कोई दिक्कत है? अच्छा, इसका आकृति कैसा है? तो त्रिभुजाकार। कोई भी डेल्टा की आकृति कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। कोई डाउट? विश्व का सबसे बड़ा महल पूछ देगा तो ब्रुनेई का शाही महल। विश्व का सबसे बड़ा महल कह देगा तो ब्रुनेई का शाही महल है, ठीक है। और सबसे ऊंचा महल कह देगा तो बुर्ज खलीफा। कौन है? बुर्ज खलीफा, ठीक। बुर्ज खलीफा कहाँ स्थित है? अरब में। कहाँ पर? अरब में, सऊदी अरब में बुर्ज खलीफा है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के लगभग 30% है, यानी जो एशिया के बाबू क्षेत्रफल है ना, पूरे विश्व के कितना है? 30% है। एशिया का जनसंख्या, जो एशिया महाद्वीप की जनसंख्या है, पूरे विश्व की जनसंख्या का 60% है। कितना है? 60% है। देखिए, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश पूछ देगा तो सिंगापुर, यानी एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है बाबू? सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर। एशिया महाद्वीप में स्थित चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है, यानी एशिया महाद्वीप में स्थित चीन जो है ना, विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन है बाबू? भारत है, यानी विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन है? भारत है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कहेगा तो चीन है, जो कि एशिया महादेश में है। अब भारत हो गया। अब कौन सा हो गया बाबू? भारत हो गया है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन है? जापान, यानी एशिया में सबसे अधिक जलयान कौन बनाता है बाबू? जापान। और जापान में ही कौन है? नागासाकी और हिरोशिमा 2 द्वीप है। नागासाकी और हिरोशिमा 2 प्रमुख द्वीप है, जिस पर कि अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया था। लिटिल मैन और फैट बॉय। कोई दिक्कत है? अच्छा। एशिया का सबसे
घना वर्षा द्वीप कौन सा है बाबू? जावा। एशिया का सबसे देखिए एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन हो गया? जापान हो गया। यूएनओ की स्थापना कब हुआ था बाबू? 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ महादिवस को यह मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहेगा कि कहाँ है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं बाबू? 6। कितने अंग है? 6। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। यानी 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। देखिए ग्वाटेमाला की मुद्रा के नाम पूछेगा तो क्विटजल। ग्वाटेमाला की मुद्रा का नाम क्या है? क्विटजल। अर्जेंटीना के मुद्रा का नाम क्या है? अर्जेंटीनो। अच्छा, ब्रिटेन आयरलैंड के मुद्रा का नाम क्या है? पाउंड। क्यूबा, मैक्सिको, चिली और कोलंबिया के मुद्रा का नाम पीसो। क्या है? पीसो। और डेनमार्क के क्रोन, यानी डेनमार्क के मुद्रा का नाम बाबू क्रोन। स्पेन के मुद्रा के नाम पेसेटा। स्पेन के मुद्रा का नाम क्या है? पेसेटा। नीदरलैंड या सूरीनाम के मुद्रा का नाम क्या है? गिल्डर। क्या है? गिल्डर। रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के मिलोडर्म से होती है। रुधिर की उत्पत्ति जो होती है ना भ्रूण के मिलोडर्म से होती है। किससे होती है? भ्रूण के मिलोडर्म से होती है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर तक रुधिर पाया जाता है। एक स्वस्थ जो मनुष्य होता है ना उसके शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर रक्त कम होता है। आधा लीटर रक्त कम होता है। मानव शरीर में रुधिर की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। यानी कुल जो तुम्हारा वेट है ना उसका 7% भाग किसका होता है? आरबीसी का। यानी कहने का मतलब है कि रेड ब्लड कार्पल्सल्स यानी रक्त का होता है ना ही। रक्त का मात्रा होता है। रक्त में तो डब्ल्यूबीसी भी होता है। ठीक है, आरबीसी कहना उचित नहीं होगा। यानी कुल रक्त की मात्रा कितना होगा बाबू? तो 7%। कितना होगा? 7%। कोई दिक्कत? अब देखो रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है बाबू? प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा का अगर परसेंटेज पूछे तो कितना होता है? रक्त का कुल 55% भाग, 55 से 60% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। कितना होता है? 55 से 60% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में 90% जल होता है। प्लाज्मा में 90% जल होता है और 4% रुधिराणु, 40% रुधिराणु होता है। अर्थात सर आरबीसी की मात्रा पूछेगा तो रुधिर का 40% रुधिराणु होता है यानी आरबीसी होता है। ब्लड का 40% क्या होता है बाबू? रुधिराणु यानी आरबीसी होता है। अब 55 से 60% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा होता है 55 से 60%। रक्त में मेनली 2 चीज़, रक्त में मेनली 2 चीज़ कौन कौन? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होता है ना यानी प्लाज्मा जो होता है उसका कितना होता है? 55 से 60%। 60% मान लो। 40% क्या होता है? आरबीसी। ठीक है। अब देखिए लाल रक्त कण संपूर्ण रुधिराणु का 90% होता है। संपूर्ण रुधिराणु का 90% लाल रक्त कण होता है यानी आरबीसी होता है। ठीक। लाल रक्त कण केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाया जाता है। लाल रक्त कण केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। स्तनधारियों के लाल रुधिर कणिकाओं के जीव द्रव्य में केंद्र का पूर्ण अभाव होता है। यानी स्तनधारी जो होता है ना मामेल से कि लाल रुधिर कणिकाओं के जीव द्रव्य में केंद्र का पूर्ण अभाव होता है। केंद्र का पूर्ण अभाव होता है। केवल ऊंट एवं लंबा ही ऐसा स्तनधारी प्राणी है जिसकी लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। यानी केवल ऊंट एवं लांबा ही ऐसा स्तनधारी प्राणी है जिसकी लाल रुधिर कणिकाओं में ही केंद्रक पाया जाता है। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। श्वेत रक्त कण को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। ये शरीर की प्रतिरक्षा करते हैं। ये शरीर की प्रतिरक्षा करते हैं। यानी श्वेत रक्त क्या करता है? शरीर की प्रतिरक्षा करते हैं। कान में हड्डियों की संख्या बाबू 6। कान में हड्डियों की संख्या। पसली में हड्डियों की संख्या 24। पसली में हड्डियों की संख्या 24। जोड़ी में पूछ देगा तो 12 जोड़ी। अच्छा कपाल पूछेगा तो
8, कपाल में 8 गो होता है। कुल हड्डी की संख्या 206 होती है। यानी मानव शरीर में वयस्क अवस्था में कुल हड्डियों की संख्या, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 208 और नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 300। ठीक, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा तो फीमर यानी जांग की हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, कौन सी है? स्टेप्स। आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है? जीन। आनुवांशिक गुणों का वाहक जीन होता है। वर्णांधता, हीमोग्लोबिन आनुवांशिक रोग है। यानी वर्णांधता हीमोफीलिया, जो वर्णांधता और हीमोफीलिया जो रोग होता है ना, यह आनुवांशिक रोग है। यानी जनरेशन के द्वारा चलते रहता है, पापा में से दादा ऐसे करके नाती तक आएगा, नाती के बेटा में चलते जाएगा। ये सब समाप्त नहीं होता है, नहीं समाप्त होता है। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मनुष्य एक लिंगी जीव है। मनुष्य एक लिंगी जीव है। बच्चे के लिंग निर्धारण में पुरुष का गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। यानी बच्चे के लिंग निर्धारण में पुरुष का गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। लिटमस पत्र जो होता है लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। ठीक है, लिटमस पेपर किससे? लाइकेन से। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल का जलीय विलयन लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कोई दिक्कत? देखिए, क्षार का जलीय विलयन बाबू लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यानी क्षार का जो जलीय विलयन है ना, वह लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। क्षार का जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। छोलनी ट्रिक है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? अनुशेह अंसारी। कौन है? अनुशेह अंसारी। इन्हें सोयूज TM9 ले गया था। यानी इन्हें कौन सा रॉकेट ले गया था बाबू? तो TM9 ले गया था। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुशेह अंसारी हैं। अगर बात करें कि विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे, तो डेनिस टीटी है। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो डेनिस टीटी। भारत का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक केरल का संतोष जॉर्ज है। केरल का संतोष जॉर्ज। भारत का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है बाबू? केरल का संतोष जॉर्ज। अनुशेह अंसारी ईरानी मूल की अमेरिकी नागरिक है। यानी ईरानी मूल के, ईरानी है एक्चुअल में। यानी अनुशेह अंसारी कौन है? ईरानी है। ईरानी मूल की अमेरिकी नागरिक है। ईरानी मूल के अमेरिकी नागरिक है। पवन ऊर्जा में तमिलनाडु का पहला स्थान है। यानी पवन ऊर्जा में तमिलनाडु का पहला स्थान है। अभ्रक सबसे अधिक झारखंड में पाया जाता है। अभ्रक कहाँ पर? झारखंड में। रबर के उत्पादन में केरल का पहला स्थान है। रबर के उत्पादन में केरल का पहला स्थान है। टंगस्टन राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। टंगस्टन जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। थोरियम सबसे ज़्यादा केरल में पाया जाता है। थोरियम का अयस्क कौन सा है? मोनाजाइट। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। क्रिकेट के खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? इंग्लैंड को। किसको? इंग्लैंड या ब्रिटेन। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में खेला गया था। यानी क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच जो हुआ था ना बाबू, वह 1877 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में खेला गया था। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच 1971 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच खेला गया था। कहाँ पर? मेलबर्न में ही 1971 में क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच, यानी एक दिवसीय कहते हैं वनडे मैच को। ठीक है। क्रिकेट का पहला विश्व कप 1975 में इंग्लैंड में खेला गया था। क्रिकेट का पहला विश्व मैच कहाँ खेला गया था? 1975 में इंग्लैंड में। कहाँ पर? 1975 में इंग्लैंड में। ICC का स्थापना 1909 ईस्वी में। हेडक्वार्टर बात करें तो मॉन्ट्रियल कनाडा में। नहीं, कैसे? मॉन्ट्रियल कनाडा में। कहाँ पर है इसका? कहाँ है हेडक्वार्टर है? यानी ICC का अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो दुबई में अभी हो गया है। कहाँ पर? दुबई में। कब से? 2005 से। कब से? 2005 से। इससे पहले कहाँ था? तो क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स को कहते हैं। यानी इंग्लैंड में जो लॉर्ड्स जगह था ना बाबू, वहीं पर इसका क्या था? पहले हेडक्वार्टर हुआ करता था। किसका? ICC का। वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। कोई दिक्कत है? कब से हो गया वहाँ से यहाँ? तो 2005 से। 2005 से। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार 2005। अभी हाल फिलहाल बिहार पुलिस में पूछा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना के अधिकार। कोई दिक्कत है? देखिए और बताइए, BCCI की स्थापना 1928 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बाबू? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। क्रिकेट का मक्का किसे कहते हैं? लॉर्ड्स को। लॉर्ड्स कहाँ है? इंग्लैंड में।
तो क्रिकेट का पहला विश्व कप 1975 ईस्वी में इंग्लैंड में खेला गया था। गरुड़ वायु सेवा कहाँ के है? इंडोनेशिया के। इसीलिए गरुड़ जो अभ्यास होता है ना भारत और इंडोनेशिया के बीच, उसका नाम क्या है? गरुड़ शक्ति। लुफ्त हेसा वायुयान सेवा कहाँ का है बाबू? जर्मनी के। कहाँ के हैं? जर्मनी के। कोपा कहाँ का है? पनामा का। कोपा पूछ देगा कि कहाँ का है बाबू, तो पनामा के। कहाँ के? पनामा के। ठीक है। भारत में प्रथम रेल कब शुरू हुआ था? चला था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को डलहौजी के समय में 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच। अफ्रीकी देश नाइजर में रेल मार्ग नहीं है। अफ्रीका के देश जो नाइजर है ना बाबू, नाइजर की राजधानी नियामे। नाइजीरिया के ना नाइजर है, नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? नाइजर। तो जो अफ्रीका के देश नाइजर में रेल मार्ग नहीं है। नियामे कहाँ की राजधानी है? नाइजर के नियामे है। नाइजर की राजधानी नियामे है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है। और नाइजीरिया के राजधानी अबुजा। नाइजीरिया के अबुजा है और नाइजर के नियामे है। ठीक है। आइए, विश्व में सबसे बड़ा रेलवे तंत्र वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में सबसे बड़ा रेलवे तंत्र वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्सुत कुआं, गीजर, डोलाइन, लैपिज भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। द्वितीय रेल हावड़ा से हुगली तक 1854 ईस्वी में चला था। पहला तो मुंबई से थाने के बीच चला था और दूसरा जानजावाज कि हावड़ा से हुगली के बीच। हावड़ा से हुगली नहीं, हावड़ा से हुगली तक 1854 में ही चला था द्वितीय बार ट्रेन। ऐसे पहला बार अगर कहेगा तो मुंबई से थाने के बीच हर कोई जानता है, लेकिन दूसरा हावड़ा से हुगली 1854 में ही चला था द्वितीय रेल। ठीक है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। वर्तमान में रेलवे जोनों की संख्या 18 है। वर्तमान में रेलवे जोनों की संख्या 18वां रेलवे जोन कौन है? विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम। सबसे लंबी दूरी तय करने वाला गाड़ी कौन है बाबू? हिमसागर एक्सप्रेस। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी कौन सी है? हिमसागर एक्सप्रेस, जो जम्मू तवी से कन्याकुमारी के बीच चलती है। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दिया था। अकबर जो था जैन धर्म के जैनाचार्य, सही था। ठीक है। देखिए, अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दिया था। जगत गुरु के उपाधि दिया था। अकबर ने तानसेन को कंठा मरण वाणी विलास की उपाधि दिया था। अकबर जो था तानसेन को कंठा मरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी। यानी अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी। अकबर ने मोहम्मद को सीरी कलम तथा मोहम्मद गोरी को कश्मीरी की जड़ी कलम की उपाधि दिया था। कोई दिक्कत है? ध्यान से देखना, जड़ी कलम और सीरी कलम की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो अकबर के द्वारा। लेकिन किसको बाबू? तो सीरी कलम की उपाधि कह देगा तो अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि, समद सीरी। और ध्यान से देखना, हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम, तो जड़ी कलम हुसैन कश्मीरी, तो जड़ी कहाँ मिलेगा? कश्मीर में। जड़ी कश्मीर में। तो अगर कहेगा कि हुसैन कश्मीरी को कौन सा मिला था उपाधि? तो जड़ी कलम के। अब्दुल समद को शेरी कलम की उपाधि मिला था। दिक्कत है? अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। अकबर के काल को बाबू हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। किश्तवाड़ किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे। किश्तवाड़ किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे। सतलज नदी का पुराना नाम क्या है? सतुद्री। कौन सा? सतुद्री। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ कहेगा तो गोमती। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती। अच्छा, बरेली किस नदी के किनारे स्थित है? रामगंगा नदी। कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन छिपरा नदी के किनारे स्थित है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? अरुणाचल प्रदेश में इसको ठीक है,
बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहाँ नाम पड़ता है? बांग्लादेश में। कहाँ पर? बांग्लादेश में। इसे आसाम में लोहित नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से? लोहित नदी के नाम से। कोई दिक्कत है? अब फिर किस नाम से जानते हैं बाबू? ब्रह्मपुत्र के नाम से ही। सांगपो, लोहित और जमुना। ठीक है। बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र और गंगा की धाराएं मिलती है ना, तो उसको मेघना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मेघना से। यही जो मेघना नदियाँ जाती है ना, तो डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा यानी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो किन दो नदियों द्वारा? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों द्वारा। आइए, किश्तवाड़ ये तो हो गया। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में किसकी मान्यता है बाबू? आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर जो थे ना बाबू, वह पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर ने प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिया था। महावीर किस भाषा में बाबू? प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध था। बुद्ध को एशिया का ज्योतिषपुंज कहा जाता है। बुद्ध को एशिया का ज्योतिषपुंज कहा जाता है। बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में क्या है बाबू? समानता है। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? नीला। कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 को नीला कशिश कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला कशिश। हरा कशिश FeSO4 इंटू 7H2O को क्या कहते हैं? हरा कशिश। CuSO4 इंटू 5H2O को क्या कहते हैं? नीला कशिश। उजला कशिश किसे कहते हैं? उजला थोथा नीला थोथा सुना है? उसी को, यानी उजला थोथा ZnSO4 इंटू 5H2O को क्या कहते हैं बाबू? क्या कहते हैं? यानी उजला थोथा यानी उजला कशिश कहा जाता है। सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 को ग्लोबल लवण कहते हैं। और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O को धवन सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? धवन सोडा कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट को यानी CaSO4 के होल ट्वाइस को क्या कहते हैं? जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? CaSO4 के होल ट्वाइस इंटू ना CaSO4 इंटू 2H2O इंटू 2 नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O। कोई दिक्कत है? हाँ बोलिए। 10H2O किसका होता है? हाँ, Na2CO3 इंटू 10H2O 10 अणु होता है वाशिंग सोडा का, धवन सोडा। कोई दिक्कत है? खाने वाला सोडा के बाई तक हाई यानी सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। कोई दिक्कत है? बताइए, 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है बाबू? पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? पंचायती राज से। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 को ही यह क्या हुआ था? पूर्णतः लागू हुआ था। अधिनियम 1992 का है लेकिन 93 में लागू हुआ था। अब पंचायती राज के लिए कितने विषय हैं? 29। कितने हैं? 29 विषय है। नगर निगम नगर पालिका के लिए 18 विषय हैं। देखिए, इसके द्वारा इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 के क से अ तक तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। अनुसूची 11 में पंचायती राज से संबंधित है। अनुसूची 12 कह देगा तो नगर निगम या नगर पालिका से संबंधित है। इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान है। यानी इसी अनुच्छेद के तहत यानी भाग 9 और अनुच्छेद 243 के तहत पंचायती राज कैसी है? त्रिस्तरीय व्यवस्था किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय 1977 में।
महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है पंचायती राज व्यवस्था में। राज्य की सिंचित निधि से संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। जो भी पंचायती राज में जुड़े हैं, संवैधानिक पद है जिसका भी, उनको क्या किया गया है बाबू? संचित निधि से संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। दूरदर्शन पर पहली टेलीफिल्म सदगति 13 अप्रैल 1987 को दिखाई गई, जिसके निर्देशक सत्यजीत राय थे। जिसके निर्देशक सत्यजीत राय थे। कोई दिक्कत है? प्रथम स्वदेशी फिल्म राजा हरि के निर्माता। चलिए दोस्तों, देखिए, फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं के लिए एवं विधवा लड़कियों की सहायता के लिए दीवान खैरात विभाग की स्थापना किया था। किसने? फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने दीवान खैरात विभाग की स्थापना किस लिए किया था बाबू? मुस्लिम महिलाओं और विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए। दासों की देखभाल के लिए दीवान बंदगान की व्यवस्था किसने किया था? फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया, यानी सैन्य पद को वंशानुगत किसने किया था? फिरोज तुगलक ने। याद रखना, किसने बाबू? फिरोज तुगलक ने सैन्य पद को क्या किया था? वंशानुगत कर दिया था। कोई दिक्कत है? सिखों के कौन से ऐसे गुरु थे जो सिखों को सैनिक लड़ाकू घोषित किए थे? लड़ाकू सैनिक तो गुरु गोविंद सिंह। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने लड़ाकू सैनिक घोषित किए थे। फिरोज तुगलक की आत्मकथा फैतुआत ए फिरोज शाही है, यानी फैतुआत लिखा है, फैतुहात हम लोग पढ़े ना, फैतुआत ए फिरोज शाही है। फैतुहात ए फिरोज शाही है। क्या चीज़ है बाबू? तो फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, यानी योजना आयोग गैर संवैधानिक है, यानी वैधानिक है। कैसा है? वैधानिक संस्था है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं बाबू? प्रधानमंत्री। योजना आयोग भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। योजना आयोग के क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इसका मुख्य कार्य योजना की तैयारी करना है, यानी प्लान बनाना है। योजना बनाना किसका काम है? योजना आयोग का। इसका अंतिम पूछता हुआ है पेपर में कि योजना आयोग के अंतिम रूप से अनुमोदित कौन करता है, यानी इसका जांच पड़ताल कौन करता है बाबू? तो NDC, नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, ई कॉरपोरेशंस, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी NDC की स्थापना बात करें तो 1952 में हुआ था। यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? 1952 में हुआ था। यह क्या किया था कि योजना आयोग के अंतिम रूप से अनुमोदित देता है, यानी स्वीकृति प्रदान करता है। ठीक है। फिरोज तुगलक की आत्मकथा के नाम फैतुहात ए फिरोज शाही था, ये हो गया। इसके सदस्य की कोई निश्चित योग्यता नहीं है, यानी योजना आयोग के कोई निश्चित सदस्य नहीं होता है। यह डिपेंड करता है प्रधानमंत्री पर। किस पर डिपेंड करता है? प्रधानमंत्री पर। इसकी कोई सदस्य संख्या की निश्चित लिमिट नहीं है कि इतना होगा। ठीक है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, यानी योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष होगा ना, उसका कैबिनेट मंत्री के जितना पावर होगा उतना ही इसका समकक्ष ही होगा, समकक्ष होता है। 36वां संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 25वां राज्य कहेगा तो गोवा 1987 ईस्वी में। कब? 1987 ईस्वी में। 32वां संशोधन 1973 के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य का विभिन्न क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करने वाले उपबंध को लागू करने के लिए संवैधानिक प्राधिकारक की व्यवस्था की गई। और पूछेगा कि आंध्र प्रदेश के गठन कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1953 को। कब? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। 30वां संविधान संशोधन 1972 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के दीवानी अपील के 20,000 रुपये तक का बंधन समाप्त कर दिया गया। ठीक है। सुनिए, पहली बार प्रस्तावना में संशोधन कर समाजवादी एवं पथनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे बाबू? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कोई दिक्कत है? किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, यानी कोई भी संविधान संशोधन होगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा, तो उसको किस में? न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों के मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई, यानी सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों के मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। सब 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा।
लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में लोकसभा और राज्य के जो विधानसभा होता है इसका कार्यकाल बाबू 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 6 वर्ष। यहीं 44वां संविधान संशोधन 1978 में पुनः घटाकर कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। प्रशांत महासागर में द्वीपों की सर्वाधिक संख्या है। प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। मेरियाना ट्रेंच कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। ठीक है। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर में स्थित है स्ट्रोम्बोली। नहीं, अब भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो सिसिली द्वीप। कौन सा है? सिसिली द्वीप। अगर कहेगा कि प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था बाबू? तो मैगलन ने। किसने? मैगलन ने। आज जलयान द्वारा पूरे विश्व का जल मार्ग से भ्रमण किसने किया था? सर्वप्रथम मैगलन ने ही। ठीक है। अच्छा, इसका प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। इसको बिहार पुलिस के पेपर में पूछा हुआ है 2018 में। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर यह क्विज आपको अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। एक लाइक ज़रूर कीजिए मेरे दोस्त। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और एक क्वेश्चन लास्ट में पूछते हैं, उसको सुन लीजिए। क्वेश्चन में ये है कि बताइए कि इसका ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार कौन थे? यानी एलेन ऑक्टेन ह्यूम के जीवनीकार का नाम बताना है आपको। अगर आपको याद है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, अन्यथा मैं अगले दिन ज़रूर इसको बताऊंगा। ठीक है। ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार कौन थे?